हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 3 जनवरी और है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेस पर इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर दिया गया है। यह आर्टिकल कल बहुत न्यूज़ में देखने को मिला था। बेसिकली आर्टिकल क्या है, यह आर्टिकल नोटबंदी पे है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, उसकी मेजोरिटी ने क्या कहा है कि 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मतलब नोटबंदी हुई थी, 500,000 के नोट को बंद किया गया था। आपको याद होगा, हाँ आप उसे कैसे भूल सकते हैं, जब सुबह शाम तक लोग लाइनों में लगते थे। तो हाँ बेसिकली आपको याद होगा। तो 2016 का डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा है कि वो उसमें कोई भी गलती नहीं देखने को मिली है, उसके प्रोसेस में कोई भी गलती नहीं देखने को मिली है। ये वर्डिक्ट जो आया है वो 4-1 से आया है। लेकिन एक जज जो हैं बीवी नगरथन, उन्होंने क्या कहा है कि ये प्रोसेस अनलॉफुल देखने को मिलेगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेक्शन 26(2) है, ये उसको वॉयलेट करता है। ये किसने कहा है? बीवी नगरथना ने ये कहा है। तो ए मेजोरिटी ऑफ 4 जजेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे फाउंड टू फ्लोन इन एन यूनियन गवर्नमेंट प्रोसेस टू डिमोनेटाइज 500 एंड 1000 के बैंकरप्ट्स थ्रू इन गैजेट नोटिफिकेशन इज स्यूड ऑन नवंबर 8 2016। तो ये सब प्रोसेस कब देखने को मिला था? नवंबर 8 2016 में देखने को मिला था। लेकिन एक वीमेन ने क्या कहा है कि बीवी नगरत्न है कि ये अनलॉफुल आपको देखने को मिलेगा। और आरबीआई के पास क्या है? नोट बैन के लिए एक अपॉर्चुनिटी के, और नोट बैन को अब एक अपॉर्चुनिटी समझे। मेजोरिटी जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिटेल्स एक्सटेंसिवली द डॉक्यूमेंट प्लेस ऑन द रिकॉर्ड बाय द गवर्नमेंट टू conclude that the Central Board of the Reserve Bank of India was very much in the loop before recommending documentation demonetization. The Central Board had found the proposal as an opportunity to further financial inclusion, the court said. कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल बैंक के पास क्या है? अपॉर्चुनिटी है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूशन को देखे इसके अंदर और अपने क्या करे, फाइनेंशियल को ठीक करे इस प्रोसेस को लेके। अभी हमने वर्डिक्ट तो पढ़ लिया। अब इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ पढ़नी है इंपॉर्टेंट, वो है डिमोनेटाइजेशन। तो चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो ये इंडिया के अंदर 8 नवंबर 2016 को हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था डिमोनेटाइजेशन ऑफ ऑल द 500 एंड 1000 बैंक करप्ट बैंक नोट्स 500 and 1000 banknotes of the Mahatma Gandhi series. It also announced the issuance of a new 500 and 2000 banknotes in exchange for the demonetized notes. मतलब 500 और 1000 के नोट्स को तो बंद कर दिया था जो महात्मा गांधी सीरीज़ के देखने को मिले थे, क्योंकि उनके ऊपर महात्मा गांधी का फ़ोटो आता है। और एक न्यू नोट्स को इशू किया गया था, 500 और 2000 के नोट्स को इशू किया गया था जो डिमोनेटाइज बैंक नोट्स थे उनके एक्सचेंज में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लेम किया था एक्शन वुड कर्टेल द शेडो इकोनॉमी। मतलब क्या करेगा एक्शन? एक इकोनॉमी को बूस्ट देगा, इससे कैशलेस ट्रांजैक्शन इंक्रीज होंगी और रिड्यूस होगा यूज ऑफ इलिसिट एंड काउंटरफीट कैश टू फंड इलीगल एक्टिविटी एंड टेररिज्म्स। मतलब जो टेररिज्म्स को फंड जाता है, इलीगल एक्टिविटी होती हैं, उसका कैश थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा अगर डिमोनेटाइजेशन होगा। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से स्टेटमेंट आया था। Announcement of demonetization was followed by prolonged cash shortage in the weeks that followed। मतलब काफ़ी दिन तक ऐसा देखने को मिला था, पूरे हफ्तों तक, कि मार्केट में कैश की शॉर्टेज देखने को मिली थी, जिसने एक सिग्निफिकेंट डिसरप्शंस डाल दी थी पूरी इकोनॉमी में। पीपल सीकिंग टू एक्सचेंज देयर बैंक नोट्स। पीपल क्या करते थे कि अपने बैंक नोट्स को चेंज करते थे। हैड टू स्टैंड इन ए लेंथी क्वेनीज, मतलब लंबी लंबी लाइनों में लगते थे। सेवरल डेथ भी इसमें देखने को मिली, जब रश हुआ मार्केट में, ज़्यादा रश देखने को मिला गलियों में एक्सचेंज कैश को लेकर, तो उसमें डेथ्स भी देखने को मिली, कैजुअलिटीज़ भी देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू ए 2018 की रिपोर्ट की बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो 15.3 ट्रिलियन ऑफ द 15.41 ट्रिलियन इन डिमोनेटाइज बैंक नोट्स और अप्रोक्सीमेटली 99.3% डिपॉजिट्स इन बैंक, लीडिंग एनालिसिस टू स्टेट दैट द एफर्ट हैड फेल्ड टू रिमूव ब्लैक मनी फ्रॉम द इकोनॉमी। तो आरबीआई की तरफ से एक स्टेटमेंट और रिपोर्ट आई थी 2018 में। उन्होंने कहा था कि 99.3%
जो डिपॉजिट हुए हैं बैंक में मनी, उसमें बिल्कुल फेल देखने को मिला है डिमोनेटाइजेशन के। ये बिल्कुल भी ब्लैक मनी को इकोनॉमी से नहीं हटा पाया, जबकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि वो ब्लैक मनी को मार्केट से हटा पाए। BSE, सेंसेक्स और निफ्टी 50 स्टॉक्स इंडिसेस फेल ओवर 6% ऑन द डे आफ्टर द अनाउंसमेंट। मतलब जिस दिन 8 नवंबर 2016 में अनाउंसमेंट हुआ था रात को, तो उस टाइम पे 6% क्या देखने को मिला था। BSE सेंसेक्स जो हमारे यहाँ मार्केट है और निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिली थी उससे अगले दिन ही। द मूव रिड्यूस द कंट्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इस मूव ने जो कंट्रीज़ की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी उसको बिल्कुल रिड्यूस कर दिया था और GDP रेट्स को भी गिरा दिया था। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 1.5 मिलियन जॉब्स इसके अंदर लॉस्ट हुई थी। मूव ऑल्सो सो इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ए डिजिटल एंड कैशलेस ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द कंट्री। मतलब इसका एक फ़ायदा देखने को मिला था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिजिटल्स और कैशलेस ट्रांजेक्शन्स का पूरी कंट्री में फ्लो आउट देखने को मिला था। इनिशियली मूव रिसीव सपोर्ट फ्रॉम सम सेंट्रल bankers as well as from some international commenters. The move was also criticized as poorly planned and unfair. बेसिकली डिमोनेटाइजेशन तो कंट्री में होता ही है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिसिजम्स इसके देखने को मिले थे कि इसके अंदर पुअर प्लान देखने को मिला था और एक अनफेयरनेस देखने को मिली थी। एंड वॉज मीट विद द प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट भी हुई थी इसको लेकर, स्ट्राइक्स हुई थी अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन सेवरल प्लेसेस अक्रॉस द इंडिया। डेटाबेस ऑल्सो टुक प्लेस कंसिडरिंग द मूव इन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज करे बैंक नोट्स को ऑन 2 प्रायर ओकेजन। वंस इन 1946 में एक डिमोनेटाइज देखने को मिला था और एक 1978 में। दोनों ही केसेस में गोल क्या था कि हम टैक्स इवेशंस को क्या कर सकें, कमबैक कर सकें और ब्लैक मनी को मार्केट से निकाल सकें। हेल्ड आउटसाइड द फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम। इन 1978 में जनता पार्टी ने कॉलिशन गवर्नमेंट जो थी उसने डिमोनेटाइज किए बैंक नोट्स ऑफ 1000 एंड 5000 एंड 10,000 अगेन इन द होप्स ऑफ कर्बिंग काउंटरफीट मनी एंड ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए इकोनॉमी से ये स्टेप लिया गया था। 2012 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स रिकमेंड किया था डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट। उन्होंने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक रिपोर्ट भी दी थी, उसमें कहा था डिमोनेटाइजेशन में नॉट बी ए सोल्यूशन फॉर टैकलिंग ब्लैक मनी और शैडो मनी। उन्होंने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन आप जो कर रहे हो ना, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम ब्लैक मनी को मार्केट से बाहर निकाल सके। विच इज़ लार्जली हैंड इन द फॉर्म ऑफ इन बेनामी प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत ज़्यादा आपको इन द फॉर्म ऑफ बेनामी प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। बेनामी प्रॉपर्टीज़ में ब्लैक मनी ज़्यादा देखने को मिलेगी। बुलियन और ज्वेलरी में ज़्यादा ब्लैक मनी देखने को मिलेगी। अगर डाटा की बात करें फ्रॉम इनकम टैक्स प्रोब्स, ब्लैक मनी होल्डर्स केप्ट ओनली 6% वाज लेस देयर वेल्थ एज कैश। जो ब्लैक मनी होल्डर्स है ना, उनकी सिर्फ 6% उनकी वेल्थ का देखने को मिलेगा जो कैश लॉस हुआ था। सजेस्टेड दैट टारगेटिंग दिस कैश वुड नॉट बी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। सिर्फ आप इस कैश को टारगेट कर रहे हो, ये कोई सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं देखने को मिलेगी। इसमें क्रिटिसिज्म ये भी हुआ था कि इसकी इन्फॉर्मेशन पहले लीक हो गई थी, ये रूमर्स था इसको लेकर। तो एक इंटरव्यू प्रोमिनेंट बिजनेसमैन एलिजिडली क्लेम्ड आफ्टर द अनाउंसमेंट डिमोनेटाइजेशन दैट दे हैड रिसीव्ड प्रायर टिप ऑफिशियल्स and rumors warning of a move, and after seeing leaked photos of new 2000 notes knew what was coming। मतलब एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन का इंटरव्यू की बात करें तो उन्होंने कहा था कि हमें डिमोनेटाइजेशन की पहले ही थोड़ी सी टिप मिल गई थी और ये भी मिल गया था कि हमें कुछ फ़ोटो देखने को मिली थी 2000 के नोट्स के। न्यू वाट वॉज कमिंग, मतलब कोई चीज़ नहीं आने वाली है, ये उन्हें बताया गया था। अलाउिंग दैम टू प्रिजर्व देयर मनी, उन्हें कहा गया था कि अपनी मनी को प्रिजर्व कर लें बाय कन्वर्टिंग इट इनटू द स्मॉलर डिनोमिनेशंस, मतलब उन्हें छोटे छोटे भाग में उसे कन्वर्ट कर लें। बीजेपी एमएलए फ्रॉम राजस्थान भवानी सिंह राजावत कैजुअली क्लेम्ड इन एन वीडियो दैट वेल्दी बिजनेसमैन वर इन्फॉर्म्ड। बीजेपी एमएलए जो राजस्थान से देखने को मिलेंगे भवानी सिंह राजावत, उन्होंने कैजुअली एक वीडियो अपलोड की और उन्होंने कहा कि वेल्दी बिजनेसमैन को इन्फॉर्म पहले कर दिया गया था अबाउट द डिमोनेटाइजेशन, ये होने वाला था उससे पहले ही लेटर डिनाइड मेकिंग द कमेंट, और उन्होंने बाद में इस चीज़ को डिनाइड भी कर दिया। अब हमने डिमोनेटाइजेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बेसिकली एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, 6 पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल को हमने कल भी डिस्कस किया था और थोड़ा सा आज भी डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल में क्या बताया है, जो जीएसटी रिवेन्यू है, मतलब जीएसटी कलेक्शन है, वो दिसंबर में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो दिसंबर से रिवेन्यू सिग्नल सम पोस्ट फेस्टिव
फॉरवर्ड इन द इकोनॉमी। तो एट ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है दिसंबर के अंदर, ये नवंबर से भी ज़्यादा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनफ्लो इन दिसंबर 2022 साइंड ए रिकवरी ऑफ इन शॉर्ट्स फ्रॉम नवंबर, मतलब जो नवंबर में इसका ज़्यादा कलेक्शन नहीं हुआ था उसकी रिकवरी यहाँ से देखने को मिली है। वैन रिवेन्यूज़ फेल टू इन 3 मंथ्स लो, मतलब क्या देखने को मिला था, जो 3 मंथ्स लो रिवेन्यू पहले देखने को मिला था, अक्टूबर नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में कम जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला था, अब दिसंबर में उससे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है। नवंबर 2022 रिवेन्यू वर 10.9% हायर था एक ईयर एगो की बात करें, मतलब पिछले साल जो नवंबर था उससे ज़्यादा इस बार नवंबर में जीएसटी कलेक्शन देखने को मिला है, बट स्टिल मार्क द स्लोवेस्ट ग्रोथ। लेकिन ये जून 2021 से बहुत कम ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब जून 2021 में बहुत ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ था। दिसंबर से रिवेन्यू वर 2.5% हायर देन नवंबर and reflected a 15.2 years on an year upstick, while the 149,507 crore GST kitty in December is the third highest since the beginning of the indirect tax regime in July 2017। मतलब जब से जीएसटी को लॉन्च किया गया है जुलाई 2017 में, जब से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन देखने को मिला है दिसंबर में, थर्ड लार्जेस्ट ये क्या देखने को मिला है, रिवेन्यू कलेक्शन देखने को मिला है। बेसिकली हमें जीएसटी के बारे में पढ़ना है। जीएसटी को 101st अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही। तो अब हमने इस आर्टिकल को भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 7th पेज पर दिया गया है। ये एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एडिटोरियल में क्या बताया है, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं उनके बारे में बताया। तो हमें इंडिया को उस तरफ बढ़ना होगा कि प्रिजनर को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जेलों के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिला है और जस्टिस भी नहीं मिल पाता उनकी वजह से, वही केस सिर्फ अटके रहते हैं, नए केस जो होती हैं उनकी फिर सुनवाई नहीं हो पाती। तो ये आर्टिकल लिखा है ऑथर ने जिनका नाम है स्तुति शाह, वो एक डॉक्टोरल कैंडिडेट हैं कोलंबिया लॉ स्कूल में। उन्होंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट हुआ है ऑर्गेनाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट इन नवंबर 2022 के अंदर। ये क्यों हुआ है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, इनेक्ट किया गया था, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने एक शेयर की है ए सिप ऑफ ए हर जर्नी विद द ऑडियंस के साथ उन्होंने अपनी जर्नी को शेयर किया है। सी रिफ्लेक्ट ऑन हर विजिट टू प्रिजनर अक्रॉस इंडिया, उन्होंने प्रिजनर्स के बारे में बात करी है इंडिया में। एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ दोज इन कार्सरेटेड, सी उन्होंने हाईलाइट किया है इंडिविजुअल वर ऑफन अनअवेयर ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, के जो प्रिजनर हैं उनके फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल भी नहीं प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। एंड हैड बीन incarcerated फॉर द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड फॉर माइनर ऑफेंसेस while their families struggling with poverties were unable to bail them out। उन्होंने कहा है कि जो माइनर ऑफेंसेस के ऊपर उन्हें एक बड़े पीरियड्स के लिए जेल में रखा जा रहा है, उनकी फैमिलीज़ पॉवर्टी को स्ट्रगलिंग कर रही हैं, पॉवर्टी को लेकर स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, और उनके ऊपर उनकी फैमिलीज़ उन्हें बेल भी नहीं दिला पा रही है। इन द स्टाक कॉन्टेस्ट इन जून लास्ट ईयर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली एलजी जो विनय कुमार सक्सेना है, उन्होंने डायरेक्ट किया था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को टू अलोकेट 1.6 लाख स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड टू दिल्ली प्रिजनर डिपार्टमेंट को कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रिक्ट प्रिजनर कॉम्प्लेक्स इन नरेला। उन्होंने कहा था कि 1.6 लाख स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड चाहिए जो कि दिल्ली प्रिजनर डिपार्टमेंट को दी जाए, जिससे डिस्ट्रिक्ट प्रिजनर एक बनाया जाए नारायला के अंदर। DDA एज रिसीव, उन्होंने रिसीव किया था 135.79 करोड़ फ्रॉम द प्रिजनर एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द लैंड थस फॉर एंड इज डिमांडिंग ए फर्दर रिपेमेंट ऑफ 29.88 करोड़। तो उन्होंने इस बैलेंस को भी क्या कर दिया था, इस कैश को भी रिसीव कर लिया था। अगर इसके बारे में आर्किटेक्चर्स की रीथिंकिंग देखें, इन फर्स्ट अगर इन फेज़ फर्स्ट की बात करें विच इज़ एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटली अप्रैल 2024, मतलब फर्स्ट पेज कब तक इसका कंप्लीट होना था, 2024 के अंदर, अप्रैल के अंदर होना है। ए हाई सिक्योरिटी जेल इज़ टू बी बिल्ड इन द कॉम्प्लेक्स विद कैपेसिटी टू लॉज 250 हाई रिस्क प्रिजनर्स, मतलब ऐसी जेल बनाई जाए जिसमें 250 हाई रिस्क प्रिजनर को रुकाया जाए, जिससे थोड़ी क्राउडिंग कम देखने को मिले। डिफंड प्रिजनर्स की बात करें तो प्रिजनर इज इन इंडिया आर स्टिल गवर्न बाय द प्रिजनर एक्ट 1894, ए कॉलोनियल लेजिस्लेचर विच ट्रीट्स प्रिजनर एज सब पार
citizens and provides the legal basis for punishment be retributed। मतलब ये बताया गया है कि जो प्रिजनर का एक्ट देखने को मिला है 1894 में, उसके द्वारा गवर्नमेंट को नहीं, प्रिजनर को नहीं गवर्न किया जा रहा है, और सिटीजन्स एंड प्रोवाइड्स द उन्हें लीगल बेसिस भी नहीं दी जा रही हैं। रेदर देन रिहेबिलिटिव्स दीज लॉज आर हाईली कैस्टीज and remain largely unchanged since they were drafted by the branch. For example, some jail manuals continue to focus on a purity as prescribed by the caste system। अब हमने प्रिजनर्स के बारे में भी देख लिया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। इस आर्टिकल में बताया है जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट है फ्रॉम द इंडिया राइस इज ए रिजल्ट ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी। मतलब जो कॉफ़ी का एक्सपोर्ट है इंडिया से वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ इस टाइम पे। 1.66% द राइज इन द कॉफ़ी एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। एशियाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया देखने को मिलेगा जो कॉफ़ी का। एंड एक्सपोर्टर ऑफ 4 लाख टन इन 2022। मतलब हमने 4 लाख टन कॉफ़ी को एक्सपोर्ट किया है 2022 की बात करें। ऑर्निंग टू द राइज इन द इंस्टेंट कॉफ़ी एक्सपोर्ट, मतलब अभी क्या हुआ है, इंस्टेंट कॉफ़ी एक्सपोर्ट में राइज देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू द कॉफ़ी बोर्ड ने बताया है एक्सपोर्ट stood at 3.93 lakh ton in 2021 in value terms coffee exports was higher at 8762 crores in 2022 as against 6984 करोड़ इन 2021। मतलब काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिला है कॉफ़ी के एक्सपोर्ट में बात करें 2021 के कंपैरिजन में अगर 2022 को देखें तो। अब हमने इशू तो जान लिया कि कॉफ़ी का एक्सपोर्ट बढ़ा है 1.66% से। अब इस आर्टिकल में हमें क्या देखना है, कॉफ़ी के बारे में। तो इंडिया आपको कॉफ़ी का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं कॉफ़ी के बारे में। कॉफ़ी की बात करें तो एक ये ड्रिंक प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, ये कॉफ़ी बीन्स से एक ड्रिंक बनाई जाती है। डार्क की कलर इसका होता है, बीटर एंड स्लाइटली एसिडिक होती है। कॉफ़ी हैज़ ए स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, पर एक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट डालती है। प्राइमरी ड्यू टू इट्स कैफीन कंटेंट, क्योंकि इसके अंदर कैफीन कंटेंट होता है। एक मोस्ट पॉपुलर हॉट ड्रिंक देखने को मिलेगी पूरी दुनिया के अंदर। सीड्स ऑफ द कॉफ़ीज प्लांट फ्रूट आर सेपरेटेड टू प्रोड्यूस अनरोस्टेड ग्रीन कॉफ़ी बीन्स। जो कॉफ़ी के सीड्स होते हैं उनको प्लांट्स फ्रूट से सेपरेट किया जाता है, फिर प्रोड्यूस की जाती है एक अनरोस्टेड ग्रीन कॉफ़ी बीन्स। बीन्स को फिर रोस्ट किया जाता है एंड देन ग्राउंड में लाया जाता है इनटू द फाइन पार्टिकल्स। फिर टिपिकली उन्हें स्टीप्ड किया जाता है इन हॉट वाटर बिफोर बीइंग फिल्टर्ड आउट। फिर एक प्रोड्यूस की जाती है कप ऑफ कॉफ़ी। इट इज़ यूजुअली सर्व्ड एट हॉट, although chilled और आइस कॉफ़ी भी होती है। कॉमन कॉफ़ी कैन बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंट इन ए वैरायटी ऑफ वेज। फॉर एग्जांपल एस्प्रेसो, फ्रांस प्रेस कैफ़ी, लेट और ऑलरेडी ब्रीव्ड कैंड कैफ़ी। Sugar substitutes milk and cream are often used to mask the bitter taste or enhance the flavor. तो कॉफ़ी इज़ नो ग्लोबली कमोडिटी, कॉफ़ी इस टाइम पे ग्लोबली कमोडिटी भी देखने को मिलेगी। इट हैज़ लॉन्ग हिस्ट्री टाइड क्लोजली टू फूड ट्रांजिशन अराउंड द रेड सी। तो इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री देखने को मिलेगी जो फूड ट्रांजिशन में चलती है, मतलब जो पहले से ही चलती आई है अगर रेड सी के अराउंड देखें तो। अर्लीस्ट क्रेडिबल एविडेंस ऑफ कॉफ़ी ड्रिंक इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न बेवरेज अपीयर्स इन द मॉडर्न डे येनम फ्रॉम द मिड 15th century is Sufi shrines, where coffee seeds were first roasted and brewed in a manner similar to current method। उस टाइम पे भी ऐसी कॉफ़ी सीड्स को लाया जाता था, रोस्ट किया जाता था जैसे इस टाइम पे करंट मेथड में इसको लाया जाता है। यमनीज प्रोक्यूर्स द कॉफ़ीज बीन्स फ्रॉम द इथोपियन हाईलैंड वाया कोस्टल सोमालियन इंटरमीडिएटरीज एंड बिगन कल्टिवेशन। जो यमनीज थे वो कॉफ़ी बीन्स को इथोपियन हाईलैंड से लाते थे वाया कोस्टल सोमालियन इंटरमीडिएटरीज और उसको कल्टीवेट करते थे। 16 सेंचुरी की बात करें तो ड्रिंक हैड रीच द रेस्ट ऑफ द मिडल ईस्ट। ड्रिंक कहाँ पर तक पहुँची, मिडल ईस्ट तक पहुँची, नॉर्थ अफ्रीका तक पहुँची, लेटर स्प्रेडिंग टू फिर यूरोप तक गई। 20 सेंचुरी की बात करें तो कॉफ़ी एक ग्लोबल कम्युनिटी बन गई जिसने डिफरेंट कॉफ़ी कल्चर्स को उभारा पूरे दुनिया के अंदर। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो लीजेंडरी अकाउंट्स की बात करें, मल्टीपल एनेक्डोटल्स ओरिजिन स्टोरीज देखने को मिलेंगी जो जिनके अंदर कोई भी एविडेंस नहीं है। कॉमनली रिपीटेड लीजेंड काल्दी, ए 9th सेंचुरी इथोपियन गोथहर्ड्स फर्स्ट ऑब्जर्व किया था उन्होंने कॉफ़ी प्लांट्स को। आफ्टर सीइंग हिज फ्लक एनर्जिज्ड बाय चीविंग ऑन द प्लांट, द लीजेंड डज नॉट अपीयर इन द अरब सोर्सेज बिफोर 1671 इंडिकेट द स्टोरी इज लाइकली फॉल्स।
Another legend attributes the discovery of coffee to an Sheikh Umar. Umar, starving after exile from a mocha, found beers after attempting to chew and roast them. Omar boiled them which yielded in liquins 2020। तो ये बहुत सारी स्टोरी देखने को मिली है कॉफ़ी से रिलेटेड कि कॉफ़ी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो एक जो इथोपियन गोथर्ड्स देखने को मिले थे काल्दी, और एक शेख उमर है, उन्होंने अपनी अपनी स्टोरी बताई है कि किस तरीके से उन्होंने कॉफ़ी को डिस्कवर किया है, लेकिन ये सारी स्टोरी फॉल्स देखने को मिलेंगी। वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन कॉफ़ी बीन्स एंड बैग्स लेड बाय ब्राज़ील विद 39% ऑफ द टोटल। मतलब सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी की प्रोडक्शन है वो ब्राज़ील में होती है, फिर वियतनाम में, फिर कोलंबिया में, फिर इंडोनेशिया में। ब्राज़ील से एक लार्जेस्ट कॉफ़ी एक्सपोर्टिंग नेशन देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी को एक्सपोर्ट कौन करता है? ब्राज़ील। अकॉर्डिंग फॉर 15% ऑफ द ऑल वर्ल्ड एक्सपोर्ट 2019 में ब्राज़ील के द्वारा हुआ है। 2021 की बात करें, नो सिंथेटिक कॉफ़ी प्रोडक्ट्स आर पब्लिकली अवेलेबल। मतलब सिंथेटिक कॉफ़ी प्रोडक्ट्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे, बट मल्टीपल बायो इकोनॉमी कंपनीज हैव रिपोर्टेडली प्रोड्यूस फर्स्ट batches that are highly similar to the molecular level and are close to commercialized that revitalize and sustain him। अब हमने कॉफ़ी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 12th पेज पर दिया गया है। इस आर्टिकल में बताया है जो ऑनलाइन गेम्स हैं उनको रजिस्टर्ड करना चाहिए एक सेल्फ रेगुलेटरी के बॉडी के अंदर। उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स ने ये कहा है। तो एनी गेम, जो भी गेम है ऑनलाइन गेम, अलाउस वैगरिंग्स ऑन इट्स आउटकम इज इफेक्टिवली ए नो गो एरिया सेज मिनिस्टर्स वेलकम द पब्लिशिंग्स ऑफ एन ड्राफ्ट अमेंडमेंट। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन सेड बिलीव्स दिस इज फर्स्ट स्टेप फॉर कम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर, जिसने कहा है कि एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है जो ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशंस के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री मंडे में प्रपोज किया है एक अमेंडमेंट लाया जाए, ब्रिंग ऑन एन ऑनलाइन गेम विद इन द अम्बिट ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथनिक्स कोड रूल्स 2021। प्रपोजल रिलीज हुआ है फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, requires all online games to register with any self regulatory body approved by the minister। मतलब सारे के सारे ऑनलाइन गेम को किसके अंदर आना चाहिए? एक रेगुलेटरी बॉडी के अंदर आना चाहिए। ये आर्टिकल अभी आगे भी आएगा, उस आर्टिकल हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।